वेलकम वंस अगेन टू द क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने ये जाना कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और फॉरेक्स की डिमांड क्यों होती है और सप्लाई कहाँ से होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि जो फॉरेक्स का रेट है उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है आज के रजीम में। ठीक है, फॉरेक्स का डिमांड जो होता है, जो सप्लाई होता है, उनका क्या अप्रोच है और उनका क्या सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा कहूँगा कि आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज को थोड़ा सा आप लेके आगे चलिएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ है उसका यहाँ पे थोड़ा हमें यूज़ करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हमारा डिमांड है और दूसरी तरफ हमारा सप्लाई होगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑरिजिन एंड ऑरिजिन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की बात करेंगे। सवाल है किस चीज़ का डिमांड और किस चीज़ का सप्लाई, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे भी फॉरेक्स की ही बात होगी और यहाँ पे भी फॉरेक्स की ही बात होगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ फॉरेक्स एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है सर, वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, तो बच्चा हम वाई एक्सिस पे फॉरेक्स के रेट को रखेंगे। किसकी बात होगी, फॉरेक्स के रेट की बात होगी। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट और नेक्स्ट फेज। आप सिंपल सा चीज़ समझिएगा, एकदम बेसिक दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कोई आपको हाई प्रोफाइल और टेक्निकल सेंस नहीं लगाना है कि अगर फॉरेक्स रेट कम होगा तो फॉरेक्स का डिमांड क्या होगा, ज़्यादा है कम, विच मीन्स व्हाट। जैसे मान लेते हैं अभी $1 इज़ इक्वल टू 75 रुपीज़ है। ठीक है, और सपोज दैट अगर ये रेट कम हो जाता है, $1 इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाता है, तो हम बहुत सारा सामान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे। अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है तो हम यूएस जाके जनरली घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, घूमेंगे। मतलब जहाँ से सामान खरीदना सस्ता होगा वहाँ से खूब खरीदेंगे, जहाँ पे आना जाना घूमना सस्ता होगा वहाँ से हम खूब आएंगे जाएंगे टूरिज़्म पर्पस के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आपका फॉरेक्स रेट कम होगा, क्या होगा, फॉरेक्स रेट कम होगा तो आपका फॉरेक्स का डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन अगर फॉरेक्स रेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो फॉरेन की करेंसीज़ है वो एक्सपेंसिव हो जा रही है, हमारे को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉरेक्स के रेट और फॉरेक्स के डिमांड का जो रिश्ता है वो कैसा है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में जो आपके फॉरेक्स का डिमांड का जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम सप्लाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का रिश्ता होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे अगर इंडियन करेंसी जितनी ही ज़्यादा वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो बाहर से जो विदेशी इंडिया में बहुत घूमने आएंगे, खूब घूमने आएंगे। ठीक है, अब घूमने आएंगे तो वो फॉरेक्स लेके आएंगे। क्या करेंगे, फॉरेक्स लेके आएंगे। तो इंडिया में वो तभी आएंगे जब इंडिया की करेंसी वीक होगी। अब ज़रा देखो, $1 इज इक्वल टू 75 पे इंडियन करेंसी वीक है, लेकिन $1 इज इक्वल टू 50 पे इंडियन करेंसी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग और वीक का सेंस का मतलब क्या, कि हमें अदर करेंसी के लिए अपनी कितनी करेंसी देनी पड़ रही है। तो अगर $1 के लिए हमें 75 रुपये देने पड़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा वीक हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए और $1 के लिए हमें 50 रुपये ही देने पड़े, मतलब पहले से कम देना पड़ रहा है, तो हमारी सिचुएशन क्या है, अच्छी है। तो जितना ये रेट नीचे जाते जाएगा हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगी और उनकी करेंसी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। लेकिन जितना ही ये रेट ऊपर होते जाएगा हमारी जो करेंसी है वो वीक होते जाएगी और जो उनकी करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो $1 से इंडिया की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मात्र 75 रुपीज़ से वहाँ के मात्र $1 के वैल्यू की चीज़ें ही खरीद पा रहे हैं। तो ये सेंस आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा।
तो इसीलिए अगर आप देखोगे सप्लाई के केस में, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है और जो क्वांटिटी सप्लाई है, इसके बीच में जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आपको याद होगा सप्लाई के रीजंस में, सप्लाई के सोर्सेज मैंने आपको बताया था FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, ठीक है। तो इंडिया में तभी आएगा जब इंडिया में ज़मीन सस्ती होगी, ठीक है, जब इंडिया में लेबर सस्ता होगा। मतलब इंडियन करेंसी वीक होगी तो वो अपने मतलब कम अमाउंट में भी इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए जितना ही हमारी करेंसी वीक होगी उतना ही हमारे पास FDI आने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ें याद रख लीजिएगा, मैं एकदम आइसोलेटिव होके बता रहा, एकदम आइसोलेशन में बता रहा हूँ। डिमांड का केस अलग है, सप्लाई का केस अलग है। तो आप ये सोचेंगे जितना हमारी करेंसी वीक हो उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। फिर हल्ला क्यों मचता है, फिर इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बन जाते हैं, तो भाई उन सब के पीछे भी रीज़न होता है। तो हम कॉन्सेप्ट को मिक्स करके नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन एस्पेक्ट में जान रहे हैं। तो इसलिए आप भी इसको इसी तरीके से जानने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि डिमांड का अप्रोच क्या कहता है और सप्लाई का अप्रोच क्या कहता है। अब देखो, अभी जो सिस्टम चलता है वो लगभग फ्री मार्केट इकोनॉमी का है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या, जो भी चीज़ें होंगी उनकी जो कीमत होगी उस कीमत को तय बाजार करेगा। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा आज के सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि कोविड पैंडमिक सिचुएशंस में अगर आप देखते हो तो क्या होता है, ठीक है। जैसे आप एक बेसिक मेडिसिन की बात कर लीजिए, बेसिक मेडिसिन की बात कर लीजिए, रेमडेसिविर का हम एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, ठीक है। अगर आप रेमडेसिविर के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, में भी गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो जो रेमडेसिविर की जो नॉर्मल प्राइस होती है वो लगभग 1000 से लेकर 3000 के बीच में रेगुलर डेज में अवेलेबल होती थी रेमडेसिविर, ठीक है। लेकिन कोविड के टाइम पे इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और सप्लाई है नहीं, तो इसके कारण जो रेमडेसिविर के एक एक वायल, जो एक एक शॉट्स अवेलेबल हो रहे हैं वो लगभग 50,000 से लेकर 70,000 से लेकर 1 लाख रुपये पर वायल है, ठीक है। ब्लैक मार्केट्स की बात करें, बट जो है सो है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम इकोनॉमिक्स में भी एथिक्स ना लाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब अनप्रेसिडेंट वे से डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी, एग्जैजरेट हो चुकी है, मतलब कैटास्ट्रोफिक ग्रोथ है डिमांड में, ठीक है। लेकिन सप्लाई एज इट इज़ है, सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं है, तो चीज़ें क्या होंगी, एक्सपेंसिव ही होगी ना। तो आपने क्या देखा कि भाई फ्री मार्केट, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा इसके प्राइस को, तो इस केस में जो प्राइसिंग है वो किस पे डिपेंड हो गई है, तो डिमांड और सप्लाई पे। फॉरेक्स का मार्केट तो भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी ही है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई ही तय करते हैं कि फॉरेक्स का रेट क्या होगा। तो इसीलिए जब हम फॉरेक्स रेट की बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई मतलब मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड होता है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हो गया है हमारा डिमांड और ये हो गया है सप्लाई, और यहाँ पे हमने रखा था रेट को, ठीक है। और इसी एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड भी लेके चलेंगे और इसी एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाई भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस रेट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, वही रेट क्या बन जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बन जाएगा। मतलब जिस रेट पे सप्लाई और डिमांड क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब व्हाट इफ सर्कमस्टांसेस थोड़े से चेंज हो चुके हैं। अब जैसे मान लेते हैं इंडिया वैक्सीन का खूब प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया वैक्सीनेशन कैपिटल माना जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन से, जो भी कहो, मुझे पूरा तो नाम नहीं याद है, ठीक है, जिसके अभी जो हेड हैं वो आधार पूना वाला है, ठीक है। तो उनको मतलब बेसिकली उनको एक लैंग्वेज में, वेस्टर्न लैंग्वेज में प्रिंस ऑफ वैक्सीन्स भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि मतलब पूरी दुनिया में लगभग मोर देन 144 कंट्रीज़ को सीरम इंस्टीट्यूट अकेले मतलब उन तक वैक्सीन सप्लाई करता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीनेशंस की, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कोविड के टाइम पे सबको वैक्सीन्स चाहिए, ठीक है। इसलिए जो ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो टेंडर मिला, जो ऑर्डर मिला प्रोडक्शन करने का, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी एक उपलब्धि की बात हो सकती है। तो वो सीरम इंस्टीट्यूट को मिला, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ने टेंडर लिया। तो अब जो दुनिया के देश होंगे वो इंडिया में आएंगे और इंडिया से क्या करेंगे, वैक्सीन खरीदेंगे, ठीक है। तो इंडिया में आएंगे और अगर वैक्सीन खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात वो अपनी करेंसी देंगे। तो एक तरफ हमारा ये सप्लाई रहा, एक तरफ हमारा डिमांड रहा। तो अगर वो वैक्सीन खरीदते हैं इंडिया में आकर और इंडिया पे पैसा खर्च करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ फॉरेक्स की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉरेक्स की सप्लाई होगी तो जो हमारा सप्लाई कब होगा वो शिफ्ट करेगा
किस साइड, तो राइटवर्ड। इसलिए मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए इस सेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो जब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया मतलब सप्लाई इंक्रीज हो गया, पहले सप्लाई इतना ही था, अब वो खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो हमारा सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। सपोज डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आए, डिमांड को हमने कांस्टेंट रखा है, तो अब जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो बदल गया है, और अब आप देखोगे कि जो रेट है वो क्या हो गया है, नीचे हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है कि सप्लाई और डिमांड जिस तरीके से बदलेंगे उसी तरीके से हमारा रेट भी बदलेगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेक्स का रेट है ना वो पल पल, सेकेंड्स, मिनट्स, आर पे क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो लेन देन हो रहे हैं, कभी फॉरेक्स इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कब कोई खरीद रहा, कभी कोई सेल कर रहा, तो उस केसेस में ये रेट क्या करते हैं, वैरी करते हैं विद द एवरी माइन्यूट सेकेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है इन द करेंट सर्कमस्टांसेस। और ये जो सिस्टम है, बेसिकली जो सिस्टम मैंने आपको समझाया है, ये सिस्टम अभी काम करता है और इस सिस्टम का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर क्या? तो इस तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हो भाई, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई डिमांड में अगर साइमल्टेनियसली चेंजेस हो तो किस तरीके से हमारे रेट्स वारी करेंगे। सेम इज़ लाइक जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये मार्केट चैप्टर पढ़ रहे थे और वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो फंडा था ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पे उतर के आ चुका है। तो ये ऊपर की बात थी किस तरीके से एक्सचेंज रेट करंट इकोनॉमी में, करंट सर्कमस्टांसेस में अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम तय किया जाता है। तो ये था भाई डिमांड और सप्लाई के रेफरेंस में एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का तरीका। अब हम थोड़े से सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि पहले क्या था, अभी तो ये है लेकिन अभी के बारे में थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट और कंटेंट वाइज हम जानेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, पॉज बटन क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर मिलते हैं। हाँ जी, अगर हम एक्सचेंज रेट के सिस्टम की बात करते तो बेसिकली दो सिस्टम हमारे सामने साफ साफ आता है, ठीक है। जो पहला सिस्टम है उसे कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट क्या है हमारा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको एक और सिस्टम के नाम से जाना जाता है, गोल्डन स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। इन सभी के पीछे एक बहुत रीज़न भी होता है। रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक और नाम है ब्रेटन वुड सिस्टम, ठीक है, ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, वो कि इसमें जब चेंजेस आए, जब कुछ सर्कमस्टांसेस बदली तो उसके अकॉर्डिंग या फिर इसके जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम भी हैं, ठीक है। जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर इसका एक और नाम हो जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डीपली जानते हैं फिक्स्ड क्या होता था बेसिकली, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, उसके क्या फ़ायदे नुकसान थे, और फ्लेक्सिबल में क्या है और उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। एकदम बेसिक सी बात है, आपको जानने की ज़रूरत है। देखो भाई, बेसिकली होता क्या था, ध्यान से समझिएगा। पहले गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, अभी भी है, मे बी आगे भी होगी, ठीक है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब गोल्ड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैल्यू इट मीन्स मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा, गोल्ड की प्रॉपर मटेरियलिस्टिक वैल्यू की बात नहीं कर रहा। तो पहले क्या होता था कि पहले गोल्ड लिया जाता था, सपोज दैट हमने 1 ग्राम गोल्ड लिया, उसकी वैल्यू मेज़र की, मान लेते हैं आज के टाइम पे अज्यूम दैट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 4000 रुपये है, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यूएशन है,
अब ज़रा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे किस तरीके से काउंट किया जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 4,000 रुपये है। एंड सपोज दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सपोज दैट, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड की कीमत, क्या 1 ग्राम गोल्ड की कीमत सपोज दैट $40 है। कितने हैं? $40 हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे A इज़ इक्वल टू B एंड A इज़ इक्वल टू C, देन यहाँ पे B इज़ इक्वल टू C हो सकता है कि नहीं हो सकता, विच मीन्स $40 इज़ इक्वल टू 4,000 रुपीज़। राइट और रॉन्ग? राइट। अब इसको थोड़ा सा और भी हम रिड्यूस कर देते हैं, हम इसको कह सकते हैं $4 इज़ इक्वल टू 400 रुपीज़। तो $1 इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। यही है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का तरीका, ठीक है, जहाँ पे गोल्ड का सहारा लिया जा रहा है एक्सचेंज रेट को क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। ये एक तरीका। दूसरा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो हेड होती थी, वो अनाउंस करती थी, क्या करती थी? अनाउंस करती थी कि हमारी कंट्री और किसी दूसरी कंट्री के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो ये होगा, जो भी हो, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी क्या कर लिया जाता था, फिक्स कर लिया जाता था। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब उनको ज़रूरत लगती थी कि हाँ जी अब हमारे को एक्सचेंज रेट बदलना चाहिए, तो क्या करते थे? बदलते थे। अदरवाइज़ ये यही रहेगा जब तक इसमें कोई भी ज़रूरत ना हो बदलाव करने की। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है इन विच एक्सचेंज रेट इज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड and fixed by the government, and that's why it is called fixed exchange rate system। समझ में आया क्या? इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, क्या होती है? जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है उसको फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में रखा जाता है और इन दोनों की जो वैल्यूज़ होती है उनको कंपेयर करके वैल्यू को टाई किया जाता है, बांधा जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है। और इसी प्रोसेस का जो नाम होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? पेगिंग। क्या कहा जाता है? पेगिंग। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का जो दूसरा नाम है वो पेगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके फिक्स की कहानी। क्लियर क्या? तो इसीलिए एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो सरकार होती है वो फॉरेन करेंसीज़ को ख़रीदती थी ताकि एक्सचेंज रेट को अप्रिसिएट कभी किया जाए, और फिर फॉरेन करेंसी को बेचती थी अगर उन्हें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है और फॉरेन करेंसी को डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं इसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए? मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती थी, क्या होती थी? जो हमारी गवर्नमेंट होती थी वो फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती थी? बाई करती थी, खरीदती थी बाज़ार से, ठीक है। जैसे डॉलर खरीद लिया, पाउंड स्टर्लिंग खरीद लिया, दिनार खरीद लिया, ठीक है, तो खरीदती थी, ठीक है। तो क्यों खरीदती थी? ताकि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, जो अप्रिशिएट हुआ है एक्सचेंज रेट, उसको क्या किया जाए? थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करता था तो उसे क्या करती थी? सेल करती थी। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट की बात हो गई, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बाई करते थे, घटेगा तो सेल करते थे ताकि इसको स्टेबल रखा जाए। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता था? पेगिंग ऑपरेशन कहा जाता था, बाइंग एंड सेलिंग का। अब ये जो काम होता था आमतौर पे सेंट्रल बैंक करता था गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है। अब सपोज दैट कि सर इसे स्टेबल कैसे होगा, समझना ज़रा। इसे मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें वो फॉरेन करेंसीज़ को क्या कर लेंगे? ख़रीद लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबल कर पाते थे। एक छोटा सा तरीका अपनाया जाता था, लेकिन ये लंबा नहीं चल पाया बेसिकली क्योंकि दिक्कत होने लगी। इससे कुछ अपने फ़ायदे भी थे, अपने नुकसान भी थे। क्या क्या फ़ायदे थे ये समझिएगा। देखो भाई, अगर फिक्स्ड का सिस्टम होगा, ठीक है, तो आमतौर पे तो कंफर्म है कि जो हमारी इकॉनमी होगी वो स्टेबल होगी, ठीक है। इकॉनमी स्टेबल होगी विच मीन्स यहाँ पे जो डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं,
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अफेक्ट करती है, पता चला कि हमने इतने में खरीदा था अब इतने का हो गया, इतने में खरीदा था अब इतने का बेचना है, ठीक है। तो जो डेली फ्लक्चुएशंस होते हैं वो फिक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप अपने जो ट्रेड प्लान्स हैं उसको आराम से तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि हाँ जी कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, आज ये है नॉल, ठीक है। तो इसलिए फिक्स का सबसे पहला मेरिट क्या हो जाता है कि वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देते हो, आपको ट्रेडिंग स्टेबिलिटी देते थे, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी क्या करते थे, इनकरेज करते थे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज का सिंपल सा सेंस है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें आमतौर पे जो रिस्क और जो अनसर्टनिटी होती थी ना पेमेंट की, याद रख लीजिएगा, फ्यूचर जो पेमेंट की जो अनसर्टनिटी होती थी उसको रिड्यूस कर देते थे। ऐसे पता चला कि हमने उनसे $10 में ख़रीदा कोई भी सामान, जब $1 = 60 का रेट था तो हमारे को 600 देना पड़ा। लेकिन सपोजिट हमने उनसे उधार ख़रीदा था और हमारे को पे करना था 10 महीने के बाद, और जब हम 10 महीने के बाद आए तो देखे कि $1 = 100 रुपये हो गया, मतलब पर डॉलर हमारे को 40 रुपये ज़्यादा देने होंगे अगर फ्लेक्सिबल है तो, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स ही रख दो कि $1 = 60 है तो अभी पे करो, 10 महीने के बाद पे करो, पे तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिक्स का एक और फायदा होता था कि फ्यूचर पेमेंट की जो रिस्क होती थी, जो अनसर्टनिटी होती थी, उसको रिड्यूस कर देते थे और इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती थी उनको बनाने में, उनको लेआउट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती थी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को, ठीक है। सिंपल चीज़ है क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, और आज के टाइम पे बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, तुम हमारे को ये दो हम तुमको ये देंगे, ये रेट है। अब पता चलता है कि कल के बाद रेट ऊपर नीचे हो जाते थे तो उनको भी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती थी दो कंट्रीज़ की, उनको लेआउट करने में, उनको जोड़ने में, बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में फिक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित होता था, ठीक है। तो ये थे फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम कि अगर $1 = 60 ही तय कर दो, नहीं बदलेगा, जब ज़रूरत होगा ज़्यादा तब बदलेंगे, तो उसके ये फ़ायदे हुए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फ़ायदे की भी बात होती है तो भैया नुकसान की भी बात होती है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में गोल्ड का सहारा लिया जाता था और लोगों को गोल्ड का बड़ा रिजर्व बनाना पड़ता था। अब ऑलरेडी आपको पता है कि गोल्ड एक ऐसा रिसोर्स जो कि अबंडेंस में तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्कार्स है, और जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है तो इसलिए आप देखोगे गोल्ड की प्राइस बढ़ती ही जा रही है, डोंट एक्सपेक्ट कि वो घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड का जो हमारे को होता था ना वो रिजर्व बना के रखना पड़ता था, तो ये बड़ा पंगा होता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैपिटल का जो मूवमेंट होता था ना उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है। कैपिटल का मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन आ गया कि मतलब क्या, जैसे कोई एफडीआई किसी दूसरे देश में क्यों लेके जाता है, ठीक है, कोई किसी एक देश से दूसरे देश में क्यों लेके चला जाता है, फ़ायदे के कारण ना, किसी कारण, फ़ायदे के कारण। तो आज के टाइम पे फ्लेक्सिबल है तो देखते हो कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना आज के टाइम पे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में इजीली एफडीआई आते चले जाते हैं फ़ायदे के चक्कर में। क्या पहले होता था क्या? नहीं। आज जो कंज्यूमरिज्म का एक दौर है, उपभोक्तावाद का जो एक दौर है, वो एफडीआई का बेस पे ही है, ठीक है। लेकिन फिक्स में चीज़ नहीं हो पाती थी क्योंकि जो कैपिटल है कि भाई हम अपना पूंजी कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं। फिक्स में भाई देखो फिक्स हो गया है, यहाँ पे तय है, यहाँ पे तय है, यहाँ पे तय है। लेकिन अब लोग वेट करते हैं एक्सचेंज रेट के बदलने का, और उस वक्त जब अपने फ़ायदे की बात आती है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो कैपिटल का जो मूवमेंट था उसको रिस्ट्रिक्ट करता था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, जो वेंचर कैपिटल है उसको डिस्करेज करता था कौन भाई? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको याद होगा हमने आपको स्पेकुलेशन समझाया था, क्या समझाया था? स्पेकुलेशन समझाया था। तो वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल एक बिजनेस का फॉर्म है, एक तरीका है जहाँ पे हम फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे आपको मैंने बताया था कि $10 ले लिया 600 का हमने, और जब $1 = 70 का रेट पड़ा तो इसी $10 को बेच के हमने 700 रुपये ले लिए, तो 100 रुपये हमने कमा लिए। तो ये जो वेंचर कैपिटल है इसका फंडा आज है, फ्लेक्सिबल में है। फिक्स में पॉसिबल था क्या? नहीं जी, फिक्स में पॉसिबल नहीं था। तो जिस तरीके से फिक्स के अपने फ़ायदे भी थे तो फिक्स का अपना नुकसान भी था। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि फिक्स के कंपैरिजन में जो फ्लेक्सिबल उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। आज के टाइम पे प्रॉफिट का बेनिफिट आपको ज़्यादा नज़र आता है, इनकरेजमेंट आपको ज़्यादा नज़र आता है, कैपिटल मूवमेंट आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो वही आप कह सकते हो कि फिक्स का जो नुकसान है वो फ्लेक्सिबल का फ़ायदा है, और जो फिक्स का फ़ायदा फ्लेक्सिबल का क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है।
उम्मीद है आप सारे पॉइंटर्स को नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि आपको नोट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल की। उम्मीद है आपको फ्लेक्सिबल ऑलरेडी समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया एक्सचेंज डिटर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है, और एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू होती है, क्या होती है, जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होती है। मार्केट फोर्सेस दो हैं, डिमांड और सप्लाई हैं, ठीक है। और इसीलिए इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, वो मार्केट पे डिपेंड होता है। डिमांड सप्लाई ही तय करता है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, उम्मीद है आपको ये ग्राफ याद होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, जो आपके फ्लेक्सिबल का फ़ायदा है ना, कि जो रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था फिक्स में, ठीक है, गोल्डन रिजर्व, गोल्ड का जो रिजर्व वो मेंटेन करना पड़ता था, फ्लेक्सिबल में नहीं मेंटेन करना। तो एक फ़ायदा हो गया, आप नोट करते जाइएगा, अगर आपके पास नोट्स वोट्स अवेलेबल नहीं हो, अगर आप कॉपी बुक पेन लेके बैठे हुए हैं, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा यहाँ पे क्या था कि जो फिक्स था ना, वो कैपिटल के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता था, तभी तो फ्लेक्सिबल आया। और आज के टाइम पे सेकंड बाय सेकंड चेंज होता है और लोग वहीं पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई भी वहीं लेके जाते हैं जिस कंट्री में जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल, मतलब स्टेबल क्या मतलब, मोरओवर उनके फ़ायदे के सौदे में आता हो, ठीक है। तो इसलिए एक तो गोल्ड का रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ा, ऊपर से जो कैपिटल मूवमेंट है उसको इनकरेज करता है आपका कौन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और वेंचर कैपिटल को भी क्या करता है, प्रमोट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे ये रेट बदलता है, तभी तो हम फायदे नुकसान की बात करते हैं, एक करेंसी को खरीद के करेंसी को बेच के। तो इसीलिए ये जो तीनों नुकसान मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिजर्व की फिक्स्ड में ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबल में नहीं होती। तो फिक्स का नुकसान, फ्लेक्सिबल का फ़ायदा, ठीक है। फिक्स कैपिटल के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता था, तो फ्लेक्सिबल कैपिटल के मूवमेंट को इनकरेज करता, लाइक एफडीआई वाला सिस्टम, ठीक है। फिक्स वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता था, वेंचर कैपिटल तो पॉसिबल ही नहीं होता था इन जनरल फिक्स में, बट फ्लेक्सिबल में वेंचर कैपिटल फॉर्म का सिस्टम है और ये इसको और भी ज़्यादा डे बाई डे क्या करता है, इनकरेज करता है। ये वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है, एक फॉर्म ऑफ ट्रेड बन चुका है आज के टाइम पे। तो ये नुकसान था किसका, फिक्स का। अब ये फायदा हो गया किसका, फ्लेक्सिबल का। अब देखोगे, फिक्स का फ़ायदा था कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती थी ना, वो स्टेबल होती थी, बन पाती थी इंटरनेशनल मनी मार्केट के रेफरेंस में, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल में अब डे बाय डे, एवरी सिंगल डे ये रेट बदलता है, और जब रेट बदलता है तो ट्रांजैक्शंस का भी बेस क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो फ्लेक्सिबल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको बहुत कम नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन फिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको ला के देता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात आती है, इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि फिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा फ़ायदे का होता था, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर पेमेंट करना है तो सेम रेट पे करोगे, कभी रेट बढ़े घटेंगे नहीं, तो आपको फ़ायदा नुकसान की बात नहीं होगी। तो फ्यूचर पेमेंट में रिस्क नहीं होता था फिक्स में, लेकिन फ्लेक्सिबल में फ्यूचर पेमेंट में क्या हो गया है, रिस्क हो गया है। पता चला खरीदा सामान $1 = 60 पे, 4 महीने के बाद पेमेंट करना पड़ा है $1 = 70, 75, 80 पे, ठीक है। तो वो बड़ा पंगा हो जाता है फ्लेक्सिबल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिक्स में फ़ायदा होता था कि दो कंट्रीज़ अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो आराम से तैयार कर पाती थी और उसका एग्जीक्यूशन भी कर पाते थे विदाउट एनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉसेस और एनी रिस्क। बट फ्लेक्सिबल में पंगा है। पता चला कि एक बुलेट ट्रेन का डील हमने किया जापान से 5,000 करोड़ रुपए में, आज के टाइम पे जब तक वो कंप्लीट हो रहा है तब हमें पेमेंट करना पड़ रहा सपोज दैट 8,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे करेंसी का क्या हो गया, गैप हो गया, ठीक है, एक्सचेंज रेट वैरी कर गया। तो जो 5,000 करोड़ का जो डील था वो 8,000 करोड़ में 10 साल के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे को पे करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे पंगा किसका है, फ्लेक्सिबल का पंगा बन जाता है। तो ये जो फायदे थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में, ये फिक्स का फायदा है, फिक्स के मेरिट्स हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल के क्या हो जाते हैं, डी मेरिट्स हो जाते हैं। तो ये था आपके फिक्स और फ्लेक्सिबल का फंडा। इस सेशन में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस चीज़ें, जैसे अप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एंड डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय, बी सेफ।